हेलो, वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक हट के अपने लेक्चर्स को छोड़ के ये एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया जो इस समय लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में, एस्पिरेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जिन्होंने नीट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है या करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, उनके लिए वीडियो है। ये नीट की ये जो वीडियो मैंने बनाई है, हाउ टू क्रैक नीट 2025, ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप किसी भी तरीके से नीट को स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, 11-12 फ्रेशर है, तो आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली इनके लिए बनाई गई है, ये स्पेशली डेडिकेटेड है ओनली टू ड्रॉपर्स। क्लियर? तो शुरू करते हैं नीट 2025 की कैसे क्रैक करें, क्या मेथडोलॉजी अपनाएं ताकि हम जो नीट 2025 है उसको इजीली क्रैक कर सकें। तो आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि मेरे को लगता है आप ड्रॉपर हैं और आपने नीट 2024 जो है उसको उतने अच्छे नंबर्स नहीं ला पाए जिससे आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नीट 2024 को क्रैक करने में आप सफल क्यों नहीं हुए। व्हाई डिड यू फेल टू क्रैक नीट 2024? क्या ऐसी गलतियां थी जिस वजह से आपने नीट 2024 क्रैक नहीं कर पाए? अब ये सोचते सोचते आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या मुझे अब नीट 2024 को देने के बाद नीट 2025 नहीं देना चाहिए? क्या मुझे ये जर्नी क्विट कर देनी चाहिए? उसका आंसर भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। क्या अदर ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको डिस्कस करेंगे। नीट 2025 के लिए क्या मेथडोलॉजी, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। कौन से बुक्स, क्या टाइम टेबल और मॉक एग्जाम्स के बारे में, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है या किसी के भी दिमाग में आएगा, इस वीडियो को देख रहा है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूरी आना चाहिए। वो क्वेश्चन है कि क्यों आप फेल हो गए नीट 2025 को, नीट 2024 को एग्जाम फेल होने में। ठीक है, अब ये फेल यहाँ पे बड़ा वर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि जब तक आप अपने इस चीज को फेल नहीं मानोगे तब तक आप इस चीज से कुछ सीख नहीं पाओगे। कुछ सीखने के लिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो आपने किया वो एक फेलियर था आपके लिए, और फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस। तो नीट 2024 आपका फेलियर था जिससे आप अब चीजें सीख के नीट 2025 को एक अच्छे नंबर से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप सीट को एक्वायर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपसे गलती हुई है वो है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था जो एफिशिएंटली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करे। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, जब आपके पास एक कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, तो जब प्लानिंग ही नहीं है तो आप एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाए और आप इसीलिए एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको सबसे पहले एक स्टडी शेड्यूल बनाना होगा। आपको सब सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम अलॉट करना होगा। अपने जो अलॉटमेंट टाइम है, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके साथ स्टिक रहना होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने वीक एरियाज पे फोकस करना होगा। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा, कुछ चीजें छूटी होंगी, कुछ चीजें वीक रह गई थी, उस पर पहले आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट जिस वजह से नीट 2024 में आप फेल हो गए क्रैक करने से, वो है इनएडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। आप कॉन्सेप्ट को समझने में आपने क्या कर दिया, जल्दीबाजी की, आपने सही से उसको समझा नहीं, आपको लगा आपको समझ में आ गया है। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप क्या है, क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन क्या है, इस समय नीट किस पैटर्न पे काम करता है? नीट क्या करता है, 2-3 टॉपिक्स को, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करता है क्वेश्चन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जो रैंक, जिस तरीके से आपको सीट मिलेगी एक मेडिकल कॉलेज में, तो ये क्वेश्चन डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से समझा, आपने टॉपिक्स को ऊपर सुपरफिशियली समझने की कोशिश की। आपने क्या किया, की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं की उसको उन कॉन्सेप्ट्स पे। तो इस वजह से आपका ये रीजन हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आप में डीप में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना होगा।
आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना होगा, आपको ऑनलाइन रिसर्च देखने रिसोर्सेज पे भी काम करना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होंगी जो टॉपिक पे आप वीक हो। आप अगर किसी कोचिंग में हो तो आपको कोचिंग मटेरियल को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए एनसीईआरटी बायोलॉजी इज ओनली, आपको क्या है कि उसमें फोकसली एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना है, आपको न्यू एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए बायोलॉजी के लिए। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी की एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, पूरा एनसीईआरटी आपको एक बार रीड होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी पे मेन फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देना होगा आपको, और के जो टाइम अभी आपके पास 1 साल का, एक कह सकते हैं आपको 10 मंथ्स का भी आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है। इस 10th मंथ में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्लियर? अब अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे तो इश्यू कहाँ आया होगा कि आपने इनसफिशिएंट प्रैक्टिस में कमी थी, आपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान नहीं दिया, आपने मॉक पेपर नहीं दिए। इसका क्या रीजन हो सकता है? कई बार हमारे जब मार्क्स कम आते हैं तो हम पेपर देने से डरते हैं, ठीक है, और ये हमारे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा होता है। अगर आप मॉक पेपर नहीं दे रहे, मॉक एग्जाम्स नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली आप नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे। इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको मॉक एग्जाम देने होंगे, आपको हर कॉन्सेप्ट पे इनफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आपको मॉक एग्जाम्स देने होंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी, दोनों चीज बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले एक्यूरेसी पे काम कीजिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। जब आपको एक बार एक्यूरेसी मिल जाए 80-90% की, तो अब आप उसके बाद स्पीड पे काम कीजिए और दोनों को 90 से ऊपर लेके जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही 90 के ऊपर होनी चाहिए टू क्रैक एग्जामिनेशन, टू गेट अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही 90 के अबव होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इस नीट 2024 को क्रैक करने में आप फेल किस लिए हुए, वो रीजन हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू था। प्रिपरेशन के टाइम पे अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है तो वो एग्जाम के रिजल्ट में दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपने पूरे साल टाइम मैनेज करके अपनी प्रिपरेशन नहीं की थी, मॉक एग्जाम्स नहीं दिए थे, मॉक एग्जाम देने से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। आप अगर 50 पेपर दे रहे हो, 100 पेपर दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व कितना टाइम लग रहा है, आपके क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे, किस टॉपिक पे कब कैसे क्वेश्चंस देख के आपको उसको स्किप करना है, बाद में सॉल्व करना है। ये सब मैनेजमेंट, ये सब जो टेक्निक्स है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग से आती है, बार बार मॉक देने से आती है, किसी की वीडियो देखने से नहीं आती है, ठीक है। किसी की वीडियो देख के आप ये नहीं सीख सकते टाइम मैनेज कैसे होता है। टाइम मैनेज एक स्किल है जो आपको खुद आनी होगी, और ये कैसे आएगी, बाय गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक पेपर्स। आपको मॉक पेपर देने पड़ेंगे, बार बार डिफरेंट तरह के मॉक पेपर देने पड़े, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आप मॉक पेपर ले आइए, ठीक है, और कई सारे मॉक पेपर को आप एग्जाम दीजिए। हर संडे को प्लान कर लीजिए, हर 2 वीक में प्लान कर दीजिए, हर मंथ में प्लान कर लीजिए, पर मॉक एग्जाम, नीट लाइक मॉक एग्जाम देना जरूरी है। 5th पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ा रीजन है टू फेल नीट एग्जामिनेशन। क्या होता है कि हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो हम एक दिन पहले एग्जाम के, अगर मैं एक दिन पहले की बात करूं तो हम बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम टाइम से सेंटर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा एग्जाम छूट तो नहीं जाएगा, एग्जाम में चीटिंग हो रही है, क्या मैं इतने रैंक ला पाऊंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस दोनों ही डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को अभी से नीट लाइक इन्वायरमेंट में ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझाना पड़ेगा कि कुछ भी हो, मुझे अपने एग्जाम पे फोकस करना है, मुझे अपने रिजल्ट पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ मेरे पे फोकस करना है। जब आप ये समझ जाओगे कि मैं ही एग्जाम दे रहा हूँ, मैं अपने पूरी दम लगा के एग्जाम दूंगा, तो कितनी भी चिटिंग हो जाए ना, आप अपनी सीट एक्वायर कर लोगे। मैं मानता हूँ कि एग्जाम में चिटिंग हो रही है, एग्जाम में दूसरे प्रॉक्सी एग्जाम दे रहे हैं, डिफरेंट तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, ये हो रही हैं, ये होती थी, ये होती रहेंगी। इस बार ये चीजें ज्यादा खुल के सबको पता चल गई। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले नहीं होती थी, या इससे 2-4 साल पहले नहीं होती थी, या 2-4 साल बाद नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं। ये इंडिया है, यहाँ पे ये होता है, होता था, होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा हमारे क्या नाम है, सिस्टम में करप्शन है, इसको रोकना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या आप इस चीज को सोच के आप नीट एग्जाम नहीं देंगे, डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है।
पहले भी डॉक्टर्स बनते थे, अभी भी डॉक्टर बनेंगे, इस साल भी बनेंगे डॉक्टर, और अगले साल और आने वाले टाइम में भी डॉक्टर्स बनेंगे। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो क्या तरीके से क्या करते हैं, आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी को लास्ट में मत आने दो। ये थोड़ी देर की स्ट्रेस और एंजाइटी आपके पूरा जो आपने मेहनत की है उस सब मेहनत को खराब कर देता है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करो, योगा करो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। एक वेल बैलेंस लाइफस्टाइल को एक्वायर करो, रेस्ट लो, ब्रेक लो। ये सब चीजें क्या करेंगे, आपको ये स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर लेके जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस इनहेंस होगा। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को हटाना बहुत जरूरी है। फिर 6th पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारा क्या होता है कि हम 4 दिन बहुत जोश में आते हैं, 5वें दिन वो जोश चला जाता है, 1 महीने तक वो जोश चला जाता है, फिर हम कुछ दिनों बाद वीडियोस देखते हैं, फिर जोश में आते हैं, फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे होता है, जैसे अभी जनवरी जुलाई चल रहा है ना, तो जून जुलाई में ये ग्राफ ऊपर जाता है, फिर अगस्त सितंबर में नीचे आता है, दिवाली तक ये नीचे चला जाता है, ठीक है। फिर ये जनवरी फरवरी में धीरे धीरे ऊपर उठता है, फिर हम लोगों को याद आता है मार्च में, जून में, सॉरी मार्च अप्रैल में एग्जाम के टाइम पे फोकस एकदम पे जाता है और रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो था ना ये ग्राफ, इस ग्राफ से कभी भी नीट क्रैक नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। देखिए कभी इतना भी जोश में आने की जरूरत नहीं है, एक मीडियम लेवल ऑफ जोश लाइए और उसको मेंटेन करके चलते रहिए नीट एग्जाम तक, ठीक है। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ने का दम रखते हैं, अगर आपके मन कर रहा है कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तो आप याद रखिए आपको पूरे साल 4 ही घंटे पढ़ने, 4 आवर विल डू द मैजिक, ठीक है। पर ये 4 घंटे डेली के होने चाहिए। घर में कोई आए ना आए, आप बाहर जा रहे नहीं जा रहे, उससे कोई मतलब नहीं। 4 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है। नीट अगर क्रैक करनी है 4 आवर्स पढ़ना है तो पढ़ना है। अब इसमें 4 आवर्स में कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, 6 आवर्स में करना है, किसी को 4 आवर्स पढ़ना है, किसी को 6 पढ़ना है, किसी को 10, किसी को 12, प्रैक्टिकली 12 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं लोग। और कुछ लोग 4 आवर्स में भी वो 12 आवर्स वाली मेहनत 4 आवर्स में करके निकाल लेते हैं। तो टाइम नहीं डिसाइड करता कि आप नीट क्रैक करेंगे या नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है। आप 12 घंटे पूरे साल पढ़ सकते हैं, वेल एंड आप नीट क्रैक कर लेंगे। आप 4 घंटे पूरे साल पढ़ सकते हैं, आप नीट क्रैक कर लेंगे, वेल एंड गुड, ठीक है। तो टाइम आप पे डिसाइड करता है, पर कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी उस टाइम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे मन में जो छुपा हुआ है, निग्लेक्टिंग द वीक एरिया। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, हम उसको क्या करते हैं, तैयार करना नहीं चाहते, हम उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, हम उसको थोड़ा स्किप करना चाहते हैं। ऐसे कई लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। कभी कभी किसी को केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो वो क्या कर रहा है, पूरे दिन में फिजिक्स और बायो पढ़ रहा है, केमिस्ट्री को आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देता है, कर देता है, छोड़ देता है। देखिए तीनों सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। अगर तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट भी वीक रह गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार 650 का कट ऑफ जा रहा है सर, मैम 650 का कट ऑफ, 650 का कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप बायोलॉजी पढ़ लो आपका हो जाएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ लो आपका हो जाएगा, आपको फिजिक्स पढ़ लो आपका हो जाएगा। आपको तीनों सब्जेक्ट इक्वली मेहनत से तैयार करने होंगे और इक्वली इसमें एक्सेल करना होगा, तभी आप नीट 2025 को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता है। आज जो बेंचमार्क कंपटीशन का फिक्स हुआ है, अगले साल उससे ऊपर जाएगा, चाहे पेपर हार्ड हो, चाहे पेपर इजी हो, चाहे पेपर मॉडरेट हो। कंपटीशन का लेवल हर ईयर बढ़ता रहता है। पेपर की से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, जो पीछे से जनरेशन आ रही है वो हमसे ज्यादा अच्छा दिमाग लेके आ रही है, उसका दिमाग और ज्यादा शार्प है, ये क्लियर है, ठीक है। न्यू जनरेशन का माइंड जो हमसे ज्यादा शार्प है, वो ज्यादा हमसे अच्छी तरीके से कर रहा है, और चांसेस ऑफ क्रैकिंग नीट फ्रेशर्स का सबसे ज्यादा होता है प्रॉपर से। तो आपको अपने वीक एरिया पे काम करना होगा। आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका मेन रीजन है कि आपने कुछ टॉपिक छोड़े थे, वो छोड़ने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको पूरी एनसीईआरटी के सारे टॉपिक आपको इक्वली वेटेज में तैयार करने होंगे। वैसे भी एनसीईआरटी काट पीट के छोटी कर दी गई है, आधे से ज्यादा चैप्टर उड़ा दिए गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उड़ा दिए गए, तो एनसीईआरटी छोटी कर दी गई है। एनसीईआरटी के जब टॉपिक छोटे हो गए, अब वो छोटे छोटे टॉपिक को आपको डेप्थ में समझना जरूरी है। एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन टू लाइन मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अब एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वहां से समझिए, वीडियोस को देखिए, समझिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जो आजकल सबसे ज्यादा कोचिंग इंडस्ट्री जो चल रही है उस पर बहुत ज्यादा रिलायबल दिखा रहे हैं।
हम क्या है, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं भाई, सोली कोचिंग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं कि भाई इनसे जो पढ़ेंगे, इनसे 4 घंटे पढ़ लिए, इनसे 6 घंटे पढ़ लिए, बस वो इतना हो गया पढ़ाई। नहीं सर, नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। कोई आपको पढ़ा के नीट क्रैक नहीं करा सकता। नीट क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगा कि नहीं। हरदम आपके कोचिंग से ज़्यादा आपको अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। XYZ कोचिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। कोचिंग जाना बहुत बढ़िया चीज़ है, टीचर से समझना बहुत बढ़िया चीज़ है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब पे समझना वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, पर खुद से उस टॉपिक को पढ़ना, उस पर क्वेश्चंस लगाना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नीट क्रैक करने के लिए, और ये एक फैक्ट है। क्लियर? तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अपने वीक एरियाज को ढूंढो और उस पर सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। क्लियर? सेल्फ स्टडी का कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ सेल्फ असेसमेंट इज क्रूशियल। आपको खुद समझना होगा कि आप किस टॉपिक में वीक हो, कोई आपको आके नहीं बताएगा। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से टॉपिक में वीक हो, कौन सा नहीं हो, मेरे को लगता है सब मैंने पढ़ लिया, एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, मॉक पेपर लगाइए, आपको पता चल जाएगा आप किस में वीक है। और हरदम कभी भी 100% आप रेडी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो 100% की तैयारी करते रहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर कल एग्जाम है नीट का, तो आज से एक दिन पहले तक आप तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, एग्जाम देते रहिए बार बार। आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको रिवाइज करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल है, जो मैं बोलूँगा नीट के लिए, वो है हेल्थ इशू। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा, अगर पुअर हेल्थ, देखिए एग्ज़ाम फेल होने का ये एक रीज़न हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, उस दिन आपको बुखार हो गया, या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, या घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आप इससे भाग नहीं सकते। घर में कुछ बैड हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उससे आप भाग नहीं सकते, वो तो होनी है और उससे फ़र्क पड़ता है, मैं मानता हूँ। पर आप सोचिए, क्या आपने जो मेहनत की आप उसको ऐसे गंवा देंगे? तो कोशिश कीजिए उससे निकलने की। मैं नहीं बता सकता कि उससे आप निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते, पर आपने मेहनत की है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उससे निकलने के लिए, ठीक है। और हेल्थ पे, डाइट पे फोकस करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज डेली कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन, पूजा कीजिए, ठीक है। एक एडवोकेट स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए और उसको स्टिक होकर पूरे साल मेहनत कीजिए। नीट क्रैक हो जाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी चीज़ है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं नीट एग्जाम क्रैक करना। बट हम गलती कर रहे हैं और वो गलती को समझ नहीं रहे, यही इस वजह से हमारा नीट क्रैक नहीं हो रहा, ठीक है। गलती को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने बनाई इसलिए कि आप गलती को समझ सके। मैंने इतने पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट हिट करेगा कि हाँ ये मैंने गलती की थी, ठीक। उस गलती को ढूंढिए, बस ये वीडियो उसी के लिए मैंने बनाया कि आप अपनी गलती को समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है लोगों को कि भाई मोटिवेशन नहीं है, मैं मोटिवेटेड नहीं था इसीलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, मैं एफर्ट्स नहीं डाल पाया। सर कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला आपको, मैम सॉरी। आप मोटिवेशन लेंगे, 2 दिन काम करेगा, चौथे दिन मोटिवेशन खत्म, फिर से क्या कैप्सूल खरीदने जाएंगे? तो एक काम कीजिए, इसकी कैप्सूल खरीद के रख लीजिए और लेते रहिए। नीट नहीं क्रैक होने वाला, आप कैप्सूल ही खाइए पूरे साल, 1 साल और कैप्सूल खा खा के निकाल लीजिए। ये मोटिवेशन बहुत गंदी चीज़ है। मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ जो आप बाहर से कैप्सूल ले रहे हैं मैम, सर ये बहुत ख़राब है, ये एडिक्शन है। मोटिवेशन, आउटर कैप्सूल आर एडिक्शन। आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, आपको दूसरा देखने का मन करेगा, तीसरा देखने का मन करेगा, आप रोक दोगे, पढ़ने बैठोगे, आपको लगेगा मैं तो फिर लैक ऑफ मोटिवेशन है, मुझे फिर से मोटिवेशन चाहिए। ये एक ड्रग है और यूट्यूब पे फ्री में बांटी जा रही है, ठीक है। तो कहीं मोटिवेशनल वीडियो बनाने, आप एक वीडियो को देखिए, समझ लीजिए मुझे क्या करना है, तो बस चालू, ठीक है। मुझे पता है महीने में एक मोटिवेशनल वीडियो देखना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आपने किसी को देख लिया, आपने किसी से ले लिया, भाई हाँ चलो ये पढ़ रहा है या इसने कुछ बताया, चलो वापस मैं अपने ट्रैक पे आता हूँ। पर हर घंटे, हर दिन, ये कौन सा मोटिवेशन है सर? तो आप इससे ज़्यादा अच्छा है कि स्विच करें सेल्फ मोटिवेशन में। आपको अंदर से आना चाहिए कि मैं किस लिए नीट एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बन के क्या करना है, मुझे डॉक्टर बन के मेरे को मिलेगा क्या, मैं क्या इतनी मेहनत कर रहा हूँ सही में कर रहा हूँ, किसके लिए मैंने शुरू किया था, क्या मेरे घर वालों को इससे कोई फायदा है, मुझे क्या इससे कोई फायदा है, मुझे क्या फ्यूचर में कुछ मिलेगा इससे।
ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते आपको आंसर मिल जाएगा और वही आपकी मोटिवेशन है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो आपको हेल्प करेंगे नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अब एक क्वेश्चन इन सब के बाद भी आपके दिमाग में आता होगा, शुड आई क्विट, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए नीट 2025 देने से? 2024 का रिजल्ट उठाइए सर, रिजल्ट देखिए, आपने जो मेहनत की थी क्या उतने मार्क्स आपको मिले हैं? क्या आप जितनी मेहनत साल भर में किए थे उससे डबल ट्रिपल मेहनत करने के लिए तैयार है? अगर इसका आंसर है यस, तो आपको क्विट करने का आंसर होना चाहिए नो, और आपको मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। बट अगर आपने पूरी बहुत मेहनत की थी बट आपसे एग्जामिनेशन में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, देखिए थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए, मतलब आपके अगर 550 से कम रह गए तो अलग बात है, अगर 550 से ऊपर है तो मतलब डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट सिनेरियो है। पर अगर 550 से कम है तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 400 से कम है तो आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, और 200 और 100 नंबर है तो सर आपको तो आपने कोई मेहनत ही नहीं की थी। जो आप मेहनत कर रहे हो उसको मेहनत कह रहे हो, मेहनत गलत है। अगर 200-300 नंबर है आपके, तो 400 नंबर है तो जो भी मेहनत की उसका 3 गुना मेहनत तो करना ही पड़ेगा सर आपको। 500 से ऊपर है तो आप डबल मेहनत कर लो, आपका निकल जाएगा। 500-550 है तो आप डबल मेहनत करो अपनी मेहनत का, आराम से आप 650 के ऊपर चला जाओगे। क्लियर? 10-20 नंबर से कम रह गए, आप मेहनत कर डालो सर। अगर आप थक गए हो, अब आप नहीं कर सकते तो अलग बात है। पर देखिए नीट एग्जाम क्रैक करके आप एमबीबीएस डॉक्टर बनिए, डीआर लगेगा आपके नाम के आगे। ठीक है, तो अगर आप क्विट करना चाहते हो, अगर आपका ये आपको खुद से अंदर से पूछना होगा, अगर यस है तो क्या अलग ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर आपको ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मुझे और ऑप्शंस के बारे में बताइए। मैं आपको वहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको लिंक शेयर करूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर है कि आप नहीं क्विट नहीं करने वाले, इफ यू आर नॉट विलिंग टू क्विट दिस नीट एग्जामिनेशन, तो आप ये नीट एग्जामिनेशन नीट 2025 कैसे क्रैक करोगे? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपके पास लेके आया कि आप नीट 2025 कैसे क्रैक करोगे। सबसे पहले आप जाइए अपना नीट 2024 का पेपर उठाइए, उसको फिर से सॉल्व कीजिए, उसमें आपने जो आंसर्स गलत किए हैं उसको नोट डाउन कीजिए। आप एक चैप्टर की समरी बनाइए, लिस्ट बनाइए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने किस किस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया था या उसमें गलती की थी, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर नीट एग्जामिनेशन में न्यू एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है तो आप सिलेबस को समझिए। एक स्टडी प्लान बनाना जरूरी है, एक एडवोकेट स्टडी प्लान होना चाहिए, उसमें आपके वीक टॉपिक्स पहले होने चाहिए, फिर उसके साथ आपको मिक्स कर देना जो टॉपिक्स आपको आते हैं, उन सबको चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छे से एक स्टडी प्लान बनाना होगा आपको। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना होगा। आप अपनी कोचिंग की मॉड्यूल ले लीजिए, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी अगर नहीं है आपके पास तो उसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, ये सारे स्टडी मटेरियल आपको इकट्ठा करने होंगे। कौन कौन से बुक फॉलो करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। नीट एग्जामिनेशन की तरह आपको अपने संडे को हर एग्जाम देना होगा। हर संडे को आपको एक नीट लाइक पेपर सॉल्व करना होगा। जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है उसका देना होगा। ठीक है, रिवीजन इज द की टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। आपको रिवीजन करना जरूरी है, बार बार रिवीजन करना जरूरी है। जितना रिवीजन करिए उतना कम है, तो रिवीजन बार बार कीजिए। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी अपने टीचर से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं हेल्प के लिए। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप किसी भी फ्रेंड से समझ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प मांगने में पीछे मत हटिए, और यूट्यूब जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हेल्प देने के लिए, अगर आप सही चीज़ सर्च कर रहे हैं तो। अब बात आती है कि मुझे बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए नीट एग्जामिनेशन के लिए। विच बुक शुड आई शुड फॉलो। तो बायोलॉजी के लिए जो मेन बुक होगी जिसको आपको रीड करना है, जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको समझना है, वो है एनसीईआरटी। 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, उसी बुक्स को सही से याद करना है, लाइन टू लाइन ये बुक आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अगर एनसीईआरटी समझने में दिक्कत हो रही है आपको तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे 11th से 12th पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है चैप्टर वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, वो पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड है विद एक्स्ट्रा नोट्स, एंड नोट्स जो है डिजिटल नोट्स भी उनके साथ ही अटैच्ड है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा मेरे पास 3 बुक्स की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले आती है फिंगर टिप, एनसीईआरटी फिंगर टिप। ये अरिहंत की बुक है, सॉरी एमटीजी की बुक है, और ये बहुत अच्छी बुक है फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू एग्जाम। हर चैप्टर के
अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन हैं और आपको इसको सॉल्व करना जरूर चाहिए। इसके बाद एक बुक है बायोहैक, पार्थ गोयल भैया जो है यूट्यूब पे, उनकी ये बुक है बायोहैक। ये बहुत ही अच्छी बुक है। एनसीईआरटी को याद करने के, रीड करने के बाद इससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे कंफर्म आपको कोई भी जो आपके टॉपिक छूट रहे हैं ना, जो आपको समझ में याद नहीं हुए, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कौन कौन से टॉपिक में आप वीक हो। ये बहुत अच्छी बुक है बायोहैक, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एमटीजी की 10 ईयर प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी चाहिए और उसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट तैयार होगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की बुक्स के लिए। तो केमिस्ट्री में फिर से आपको 11-12 के लिए आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उनके एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं वो और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। क्लियर? इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा बुक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप फिजिक्स वाला का पंच एनसीईआरटी केमिस्ट्री पंच जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीट चैंपियन, इसमें पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर ईयर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छी बुक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद फिजिक्स में फिर से एनसीईआरटी आपके लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एक्सटर्नल क्वेश्चन जो भी है वो सारे एनसीईआरटी का आपको आने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। डायरेक्टली बहुत बार देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, कभी कभी नंबर चेंज करते हो, कभी कभी तो सेम नंबर्स के साथ भी दे देते हैं। इसके बाद नीट चैंपियन को, यहाँ पे भी नीट चैंपियन फिजिक्स की है, आपको क्वेश्चंस के लिए उसको और डीसी पांडे फिजिक्स के लिए नीट एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप इजीली एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हो बाय सॉल्विंग डीसी पांडे। या एक एररलेस बुक भी है, एररलेस, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो टाइम टेबल बनाने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं टाइम टेबल। उसकी अगर ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो मैं टाइम टेबल कैसे बनाएं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे आप इजीली जो है अपने टाइम टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिस तरह से एक एफिशिएंट टाइम टेबल आप बना सकेंगे। इसके बाद है कि व्हेन शुड आई गिव मॉक एग्जामिनेशन। आप अगर अपने आप से पूछोगे कब से मैं मॉक एग्जामिनेशन दूं, तो आपका दिमाग कहेगा कभी मत दो, कभी आप रेडी ही नहीं होगे मॉक एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आप नीट दे चुके हो, मेरे हिसाब से आपको हर 2 वीक पे मॉक एग्जाम देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, पूरे सिलेबस का एग्जाम दीजिए। आपको हर एग्जाम देने के बाद कुछ टॉपिक्स मिलते जाएंगे, आपकी जो मैंने बताई थी ना एक लिस्ट, उसमें वो टॉपिक जोड़ते जाइए जो टॉपिक आपको वीक मिल रहे हैं, और उन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ये मॉक पेपर आपको बताएंगे कि आपकी असलियत में प्रिपरेशन में लैग कहाँ पे लैग कर रहे हो आप, जिस तरह से आपका ये जो पूरी तरीके से आप इस चैप्टर को, मतलब ये नीट 2024 क्यों फेल हुए थे, वो आपको पता चल जाएगा मॉक एग्जाम देने से। आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ताकि मैं गारंटीड नीट 2025 क्रैक कर सकूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जहाँ पे मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको और चीज़ें समझने की है तो आप फिर और वीडियोस देखिए, बट एक नॉर्मल जिसको नीट 2025 क्रैक करना है उसके लिए मैंने एक जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो एक ड्रॉपर होके आपको और वीडियोस ना देखते हुए इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं, मतलब जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से अपनी 2025 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ये 1 जुलाई एक सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। आप ड्रॉपर के लिए जुलाई से लग जाइए। आपको सिलेबस अपना जनवरी से पहले पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। जनवरी फरवरी में आपको रिवीजन करना चाहिए, एग्जाम्स देने चाहिए। मार्च में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने चाहिए और एग्जाम के बाद रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आप नीट 2025 को 100% क्रैक कर लोगे विद बेस्ट, और आप कह सकते हो आपके मार्क्स पे आपको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, आप अगर इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।